नमस्कार दोस्तों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए, हमारे जो जिले चल रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने जिले कंप्लीट किया था, रोहतक जिला। तो आज हम लोग करते हैं जींद। तो आज जींद की बारी है, तो फटाफट आ जाइए आप लोग। चलिए, जींद जिला स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो, और जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सारे तो क्या करेंगे, वीडियो को फटाफट शेयर कर दो। चलिए, तो हम अपना जींद जिला करते हैं। इससे पहले हमने रोहतक किया था। अगर उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम बात करते हैं जींद की। जींद ये भी कौन सा जिला है जो कि हमारा जिस वक्त हमारा हरियाणा बन के तैयार हुआ था, हरियाणा की स्थापना हुई थी, उसी समय जींद जिला भी था। जो 7 जिले थे हमारे, उनमें जींद भी था। तो चलिए देखिए, हम जींद की बात करते हैं। तो स्थापना आपको पता है, जींद की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। स्थापना कब हुई इसकी? 1 नवंबर 1966। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। मैं आपको सारे जिले करवाऊंगी, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें। चलिए, स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को स्थापना हो गई। अब बात करते हैं इसके नामकरण की। तो जींद है, उसका नामकरण किस पे पड़ा, किस पे इनका नाम रखा गया? ठीक है, तो इनका नामकरण किस पे रखा गया था? हाँ, उससे पहले एक चीज देख लो आप। नामकरण से पहले मैं आपको बता दूं, जींद की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1966 को क्या था कि जींद, जो भी हमारे पास 7 जिले थे, उनमें जींद सबसे छोटा जिला था। क्लियर है? छोटा तो आपको पता चल गया। फिर सबसे बड़ा जिला कौन सा था? अगर आपसे ये पूछा जाता है तो सबसे बड़ा जिला था उस वक्त था हिसार। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा था? जींद। इसकी एक पॉइंट और क्या है कि जींद अब तक जितने भी जैसे जिले थे, रोहतक था हमारा, ये गुरुग्राम था, हिसार हो गया, अंबाला हो गया, इनके सबके टुकड़े हो चुके हैं। बट जींद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका अब तक कोई टुकड़ा नहीं हुआ है। जितना क्षेत्रफल पहले था, आज भी उतना ही है। इससे जींद से कोई भी ऐसा अलग जिला नहीं बनाया गया है। क्लियर है ये चीज? तो ये कुछ पॉइंट थे जिसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम नामकरण की। तो इनका जो नामकरण है वो किस पे पड़ा? जयंती देवी के नाम पर नामकरण। जींद का जो नामकरण है वो किस पे पड़ा? जयंती देवी। अब आप बोलोगे कि ये जयंती देवी कौन है? जयंती देवी, तो जयंती देवी कौन है? इनको जीत की देवी माना जाता है, विजय की देवी माना जाता है। तो जयंती देवी कौन थे? ये जयंती देवी हैं। इनके नाम पे क्यों पड़ा? क्योंकि आपको पता है, कुछ महाभारत काल की बात हम लोग करते हैं। जिस वक्त पांडव महाभारत के लिए युद्ध लड़ने जा रहे थे, तो वो युद्ध लड़ने से पहले उन्होंने क्या किया था कि जयंती देवी की पूजा की थी। क्लियर है? फिर इन्हीं के नाम पर जयंती देवी की पूजा की। किसके लिए? युद्ध में जीतने के लिए उन्होंने जयंती देवी की पूजा की। जयंती देवी को क्या है कि जीत की देवी माना जाता है। क्लियर है? जयंती देवी मंदिर अगर पूछा जाता है आपसे, तो जयंती देवी मंदिर भी कहाँ है? ये भी जींद में है। क्लियर है? जयंती देवी के नाम पर पड़ा। क्यों पड़ा वो मैंने आपको बता दिया है। तो इनके नाम पे इनका क्या हुआ था? नामकरण। फिर बात करते हैं उपनाम की। जींद का उपनाम क्या था? तो उपनाम क्या था जींद का? उपनाम था इनका जयंतपुरी। जयंतपुरी, जयंतपुरी इनका उपनाम था इसका, जींद का। जयंतपुरी क्यों था वो भी आपको पता है, क्योंकि जयंती देवी मंदिर है यहाँ पे। जयंती देवी की पूजा की थी किने और किन्ने? पांडवों ने। क्लियर है? ये जयंतपुरी। फिर एक दूसरा नाम क्या आता है? दुग्ध नगरी। जींद को दुग्ध नगरी के नाम से भी जानते हैं। अब दुग्ध नगरी के नाम से क्यों जानते हैं? देखिए, कोई भी उपनाम होता है, नामकरण होता है, उसके पीछे क्या होता है कि कोई ना कोई रीजन होगा, इसीलिए उसका वो नाम पड़ा है। तो अब दुग्ध नगरी को नाम पड़ा जींद का, क्योंकि जींद में एक मुर्रा नस्ल की भैंस है जो कि सबसे ज्यादा पाई जाती है।
इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, वो बहुत मतलब ज्यादा दूध देते होंगे, तो इसलिए जो मुर्रा नस्ल की भैंस अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ पाई जाती है, तो आपको क्या बताना है, जींद में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, दुग्ध नगरी। फिर देखिए, एक कंफ्यूज करने के लिए आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, ये तो आपने बता दिया कि दुग्ध नगरी कहते हैं और सबसे ज्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है। फिर अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा भैंस कहाँ मिलती है, ठीक है, हरियाणा का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा भैंस पाई जाती हैं, तो वो राज्य होगा आपका हिसार। लेकिन मुर्रा नस्ल की अगर भैंस पूछी जाती है आपसे, तो वो आपका कहाँ होगा, जींद में। क्लियर है ये चीज। दूसरा क्या है, दुग्ध नगरी। दूसरा क्या होगा आपका, दुग्ध नगरी। और दुग्ध नगरी क्यों कहते हैं, ये चीज मैंने आपको बता दी है। क्लियर है, उपनाम भी हो गया आपका। फिर बात करते हैं, और एक चीज, मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है, उसको हरियाणा में क्या कहा जाता है, मुर्रा नस्ल की भैंस को काला सोना कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, काला सोना किसको कहा जाता है, तो वो मुर्रा नस्ल की भैंस को कहा जाता है। ये आपका रिपीट हो चुका है, क्लर्क के एग्जाम में पहले पूछा गया था, शायद ग्रुप डी में भी था। मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, आप अगर उनको लगाते हैं तो उसमें चेक कीजिए, ये आपको मिलेगा। क्लियर है, ये आपका उपनाम हो गया। फिर बात करते हैं तहसील की। फिर तहसील, तो तहसील कौन सी है, जींद की तहसील कौन सी है, देखिए, एक तो जींद खुद हो गया, एक नरवाना हो गई, जींद हो गया, नरवाना, सफीदो। अब देखो, जो ये सफीदो है, सफीदो के पीछे की शायद आपने स्टोरी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो आज सुन लेना। जुलाना, जींद, नरवाना, सफीदो, जुलाना और उचाना। ठीक है, उचाना। अब देखिए, ये उचाना क्या है, उचाना वो स्थान है जहां से दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, दुष्यंत चौटाला कहां से चुनाव लड़ते हैं, उचाना, ये वही वाला उचाना है। देखिए, अब बात करते हैं सफीदो, ये तहसील हो गई हमारी। तो इनमें एक चीज क्या है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे, तहसील तो आपने पढ़ ली, बस जो सफीदो है उसके पीछे की एक स्टोरी है। तो देखिए, उसके पीछे की स्टोरी क्या है कि जो सफीदो है, इसका पुराना नाम पूछा जाता है। सफीदो का अगर आपसे पुराना नाम पूछा जाए, सर्पदमन। ठीक है, सर्पदमन क्या होगा इसका पुराना नाम। अब सर्पदमन पुराना नाम क्यों है, अगर वो बात करें तो देखिए, क्या था कि एक राजा हुआ करता था, कोई राजा था जिसका नाम क्या था, परीक्षित। एक राजा था जिसका नाम था परीक्षित, और उस परीक्षित को सांप ने काट लिया था। ठीक है, परीक्षित को क्या किया था, सांप ने काट लिया था। सांप के काटने से क्या हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। उसका एक बार पूछा गया था कि उस सांप का नाम क्या था, जिस सांप ने काटा था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था तक्षक। उस सांप का नाम क्या था, तक्षक। ठीक है, सांप ने काटा किसको, राजा परीक्षित को काटा, तो उनकी मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ कि उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे आए, राजा, क्या नाम था उनका, राजा जन्मे। बेटा कौन था, परीक्षित का बेटा था राजा जन्मे। राजा जन्मे किसका बेटा था, परीक्षित का बेटा था। ठीक है, जन्मेजय, राजा जन्मेजय था, वो किसका बेटा था, परीक्षित का बेटा था। फिर इन्होंने क्या किया कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक यज्ञ रखा। ठीक है, यज्ञ रखा, तो वहां काफी सारे सपेरों को बुलाया गया। तो सपेरे क्या है कि जिस तरीके से बीन बजाते रहे, तो बीन और सांप का तो रिलेशन पुराना है, काफी गहरा रिलेशन है। तो जैसे ही बहुत दूर दूर से काफी सारे इन्होंने सपेरे बुलाए, तो जैसे ही इन्होंने बीन बजाना शुरू किया, तो
आसपास आकाश पाताल जितने भी सांप थे वो सब वहां पे आ गए। अब देखिए, अगर इतने सारे सांप वहां पे इकट्ठे हो गए हैं तो उसमें से पहचानना तो मुश्किल होगा। कैसे पहचान सकते हैं कि किस सांप ने उनके पिता को काटा था और जिससे उनकी मृत्यु हो गई? तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि इनको सबको जला दो, सबका दमन कर दो। ठीक है, सबका दमन कर दिया। तो इसी वर्ड से क्या पड़ा, जो सफीदो था उसका पुराना नाम क्या था? सर्प दमन। वहां पे सारे सांपों को दफन कर दिया गया था, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? सर्प दमन। क्लियर है? तो ये आपके सफीदों की छोटी सी स्टोरी थी जिसको आप याद कर सकते हो। याद करने की जरूरत नहीं है, एक स्टोरी है जिसको आप समझ चुके हो। क्लियर है? राजा का नाम पूछा जा सकता है। एक बार सांप का नाम पूछा गया था, क्या था? तक्षक। क्लियर है ये चीज? चलिए, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ये आपकी हो गई तहसील। फिर हम बात करते हैं उप तहसील की, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उप तहसील क्यों इम्पोर्टेंट है वो देखिए। उप तहसील कौन सी है? पिल्लूखेड़ा। उप तहसील कौन सी है? पिल्लूखेड़ा। अब ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है? क्या चीज है ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट? ये पिल्लूखेड़ा। जो ये पिल्लूखेड़ा है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये पिल्लूखेड़ा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बायोगैस प्लांट है एक, और वो बायोगैस प्लांट में बिजली बनाने का काम करने का जो संयंत्र है वो बनाया गया है, जो हरियाणा का पहला बायोगैस प्लांट है। कैसे? जिसमें जो मुर्गी की बीट है उससे बिजली बनाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, बिजली बनाने के संयंत्र का कार्य बनाया जाता है। क्लियर है? किसमें? पिल्लूखेड़ा में। मुर्गी बनाने की बीट से बिजली बनाने का संयंत्र जींद के पिल्लूखेड़ा में स्थापित किया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए क्या कि मुर्गी की बीट से क्या बनाया जाता है? बिजली बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो आप क्या बताएंगे? पिल्लूखेड़ा में। क्लियर है ये चीज? तो ये मुझे लिखवाने की जरूरत है नहीं, आप समझिए होंगे शायद। चलिए, ये थी उप तहसील की बात। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगला बात कर लेते हैं। तहसील हो गया, उप तहसील हो गई। अब हम इसके कुछ मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार इसके कुछ प्रमुख आंकड़े देख लेते हैं कि क्षेत्रफल कितना था। क्षेत्रफल उतना ही रहेगा जितना कि 1 नवंबर 1966 को था। ठीक है, क्यों उतना ही क्यों रहेगा? क्योंकि इससे कोई भी ऐसा अलग से जिला कट के नहीं बना है। जींद पहले भी उतना ही था और आज भी उतना ही है। ठीक है, और एक चीज आप याद रख सकते हो, जींद को क्या कहा जाता है? हरियाणा का दिल। ठीक है, हार्ट ऑफ हरियाणा। और हार्ट ऑफ हरियाणा, हार्ट के टुकड़े नहीं होते। क्लियर है? इससे आप याद कर सकते हो, दिल के टुकड़े नहीं होते। तो हार्ट ऑफ हरियाणा क्या है? हरियाणा का दिल। किसको कहा जाता है? जींद को। अगर जींद ऑप्शन में ना हो तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, अगर जींद ऑप्शन में नहीं है और ये क्वेश्चन आता है कि हार्ट ऑफ हरियाणा, अगर जींद ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आपको रोहतक को टिक करना है। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़े। तो देखिए, आप लोगों की आगे बढ़ने से पहले आप लोगों की एक टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आपकी हरियाणा जीके यहाँ हो जाती है, उसमें करंट अफेयर्स या फिर नेशनल जीके के क्वेश्चंस हैं, उनकी 40 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज हमारी चलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेस्ट सीरीज अगर कोई टेस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छी लगे तो आप लोग शेयर कर देना, लाइक कर देना। चलिए आगे बढ़े। तो हम अपने आंकड़े देख लेते हैं कि क्षेत्रफल कितना है। जींद का क्षेत्रफल कल भी कितना था, आज भी कितना है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल कितना है? 2702 वर्ग किलोमीटर, ये जींद का क्षेत्रफल है। क्लियर है? बात करते हैं जनसंख्या की।
देखो ये तो फिक्स आंकड़े हैं जो आप कहीं से भी याद कर सकते हो। जो इम्पोर्टेंट जैसे बातें होती हैं, जैसे उप तहसील से थी, या फिर कोई भी ऐसे फैक्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है 11,89,872। 11,89,872। क्लियर है ये चीज। चलिए ये क्षेत्रफल था, ये आपकी जनसंख्या हो गई। आगे बढ़े तो हरियाणा का दिल किसको कहा जाता है? जींद को। पिल्लू खेड़ा क्यों इम्पोर्टेंट है? मुर्गी की बीट से बिजली बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पे? पिल्लू खेड़ा में। ये चीज हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जींद में मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है। तो जींद में मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ में भी अब देखिए दो पार्ट्स होते हैं। क्या? एक तो खादर और एक बांगर। खादर और बांगर। तो अब देखिए खादर और बांगर। तो खादर मिट्टी कौन सी होती है? खादर मिट्टी वो होती है ऐसा क्षेत्र जहाँ हर साल नदियों के द्वारा बाढ़ आती है और बाढ़ के साथ जो मिट्टी आके वहां जमा हो जाती है उस मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर मिट्टी। लेकिन ये तो जींद में नहीं होता। जी हर साल बाढ़ नहीं आती, बाढ़ के साथ जो नदियों की मिट्टी बहा के लाई जाती है और वहां पे वो ठहर जाती है, वो खादर मिट्टी होती है। ठीक है। तो जींद में अगर पूछा जाए कैसी मिट्टी मिलती है, अगर आपके पास ऑप्शन है जलोढ़ तो ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। बट जलोढ़ में भी अगर बांगर आपके पास ऑप्शन रहता है, अगर ऑप्शन में जलोढ़ ना हो, बांगर मिट्टी का ऑप्शन हो आपके पास, तो आप उसको टिक कर सकते हो। क्लियर है? तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे मिट्टी आपकी हो गई खादर। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। फिर आप बोलोगे कि ये जो खादर लिख दिया मैंने, खादर आएगा ये खादर। अब बोलोगे तो ये फिर ये खादर नदियों के द्वारा जो बाढ़ के साथ आती है, तो ये खादर मिट्टी हरियाणा में पाई कहाँ जाती है? ठीक है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन घूम रहा होगा कि ये तो बता दिया कि ये बाढ़ के साथ बहा के लाई जाती है और उस जगह पे ये ठहर जाती है तो वो खादर होती है। फिर हरियाणा का ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सी जगह है, कौन सा क्षेत्र है जहाँ ये मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए ये मिट्टी है, ये यमुना नदी और घगर नदी के आसपास मिलेगी। कहाँ मिलेगी? नदियों के आसपास। कहाँ? यमुना और घगर। यमुना और घगर नदी के आसपास मिलेगी। ठीक है। कौन सी मिट्टी? खादर मिट्टी। अब बात चल रही थी हमारी जींद की। तो देखिए जींद में ना तो कोई झील है और ना ही कोई नदी है। क्लियर है ये चीज? ना कोई झील है और ना कोई नदी है। झील और नदी, ना कोई झील और ना कोई नदी। अब देखिए कोई झील भी नहीं है और कोई नदी भी नहीं है, तो फिर यहाँ के जो लोग हैं वो सिंचाई कैसे करते होंगे? यहाँ की सिंचाई कैसे करते होंगे? अब उसकी बात करते हैं। सिंचाई तो करते होंगे, तो सिंचाई करने का साधन क्या है यहाँ पे? तो सिंचाई कहाँ से की जाती है? पश्चिमी यमुना नहर से। ठीक है। जींद में जो सिंचाई है वो कहाँ से की जाती है? पश्चिमी यमुना नहर। किससे की जाती है? पश्चिमी यमुना नहर से। क्लियर है? यहाँ जींद में सिंचाई की जाती है पश्चिमी यमुना नहर से। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिंचाई होती है तो यहाँ पे फसल किस तरह की पाई जाती है, जींद में किस तरह की फसल पाई जाती है उसकी बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ फसल पाई जाती है गेहूं और चावल। तो कौन सी फसल होती है जींद में? गेहूं और चावल। गेहूं और चावल। गेहूं और चावल होते हैं। ये तो फसल हो गई। लेकिन हमने बात करी यहाँ गेहूं की, तो गेहूं और चावल। अब पूछा जाता है सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पे होते हैं? सबसे ज्यादा गेहूं की पैदावार कहाँ होती है? अगर ये आता है आपके पास तो आंसर आपका होगा सिरसा।
क्या होगा आपका आंसर? सिरसा। क्लियर है ये चीज? कहाँ होते हैं सबसे ज्यादा गेहूं? सिरसा में। फिर बात करते हैं हम चावल की। चावल होते तो हैं जींद में, बट अगर ऐसा पूछा जाए, ये आता है कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा करनाल। ठीक है, चावल का कटोरा किसको कहते हैं? करनाल को। ये बात आपको पता है। लेकिन संयुक्त रूप से चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? संयुक्त रूप से चावल का कटोरा 4 जिले आते हैं उसमें। संयुक्त रूप से चावल का कटोरा, संयुक्त रूप से चावल का कटोरा अगर हमसे पूछा जाए तो उसमें कितने जिले आते हैं? 4। जींद, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र। 3 तो जो क से आते हैं वो करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, जो क से शुरू होते हैं। और एक कौन सा जो हम पढ़ रहे हैं, जींद पढ़ रहे हैं, वो जींद और इसके साथ का तीनों का से जो शुरू होते हैं वो वाले 4 जिले, जिसको संयुक्त रूप से चावल का कटोरा कहा जाता है। कौन से जिले हैं? एक तो जो हम पढ़ रहे हैं जींद, फिर कैथल, फिर करनाल, और 4th वाला कौन सा है? कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये 4 जिले हैं जिनको संयुक्त रूप से चावल का कटोरा कहा जाता है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर बात करते हैं हम लोग एक चीज और। ये नहर भी नहीं है, यहाँ पे नदी भी नहीं है, और क्या है? जींद में कोई भी प्रमुख खनिज नहीं पाया जाता। कोई भी, क्या हो रहा है ये? कोई भी प्रमुख खनिज जींद में नहीं पाया जाता। कोई भी प्रमुख खनिज नहीं पाया जाता। कहाँ पे? जींद में। ना ही कभी कोई खनन हुआ है, ना ही कभी कोई खुदाई हुई है जिससे कि कोई खनिज प्राप्त हो। क्लियर है? चलिए, ये चीज हो गई आपकी। अब आगे बढ़ते हैं कुछ उद्योग धंधों के बारे में कि जींद में ऐसे कौन से उद्योग धंधे हैं। तो कौन से हैं? एक तो चमड़े से संबंधित और दूसरा कौन सा है? कृषि से संबंधित। क्लियर है? उद्योग धंधे, उद्योग धंधे कौन से हैं? चमड़े से संबंधित और कृषि से संबंधित। चमड़े से संबंधित है, और कौन सा है? कृषि से संबंधित। क्लियर है ये चीज? तो ये उद्योग धंधे हैं। ठीक है, सिंचाई भी हो गई हमारी, उद्योग धंधे भी आ गए। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे की। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग की। तो कौन से नेशनल हाईवे हैं? देखिए, 52 कौन से हैं? 52 तीनों 52। तो देखिए, NH 152, NH 52 और NH 352। इनमें से क्वेश्चन क्या बनता है वो देखिए आप। जो 152 है वो कहाँ से है? अंबाला से नरवाना। 152 कहाँ से है? अंबाला से नरवाना। 52 कहाँ से है? नरवाना से राजगढ़। राजगढ़ कहाँ है? राजस्थान में। नरवाना से राजगढ़। 352 कहाँ से है? नरवाना से बावड़। इससे क्वेश्चन बनता है हमारा, नरवाना से बावड़। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है वो देखिए। इससे पूछा जाता है कि जो पूर्णतः हरियाणा में स्थित, जो हरियाणा से शुरू होके हरियाणा में ही खत्म हो जाए,
वो वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो हमारा होगा 352, जो कि नरवाना से बावल तक है। क्लियर है ये चीज? क्या क्वेश्चन होगा आपका? पूर्णतः हरियाणा से, जो हरियाणा से ही शुरू हो और हरियाणा में ही खत्म हो जाए। पूर्णतः हरियाणा में स्थित सबसे लंबा राजमार्ग, पूर्णतः हरियाणा में स्थित, हरियाणा से बाहर नहीं, हरियाणा में स्थित सबसे लंबा राजमार्ग, सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH 352। क्लियर है ये चीज? 352। आगे बढ़े, चलिए फिर बात करती हैं, ये हमारे NH हो गए। फिर बात करते हैं पक्की सड़कों को लेके। तो पक्की सड़कें सबसे कम घनत्व वाला जिला, पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है? जींद। जिसकी सबसे कम पक्की सड़कें कहाँ पाई जाती हैं? जींद में। और अगर पूछा जाता है, अगर कम पाई जाती हैं तो ज्यादा भी पूछ सकता है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती हैं पक्की सड़कें? तो आपका आंसर होगा अंबाला। सबसे अधिक घनत्व वाला, पक्की सड़कों के सबसे अधिक घनत्व वाला जिला पूछा जाए तो अंबाला, और सबसे कम घनत्व वाला पूछा जाए आपसे तो जींद। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े, चलिए फिर एक हरियाणा और जींद में और क्या पाया जाता है? एक सबसे पहले वीटा का प्लांट भी कहाँ लगाया गया था? जींद में। ये एक मेन पॉइंट है। पहला वीटा दूध प्लांट, पहला, सबसे पहला वीटा दूध प्लांट कहाँ लगाया गया था? जींद में। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को फटाफट शेयर कर दो। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया। और क्या रह जाता है इसमें? कुछ पर्यटन स्थल देख लो जींद के। उसके बाद हम जींद की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि जींद का इतिहास क्या था। ठीक है, कुछ मेन पॉइंट है ये देख लो, उसके बाद फिर हम इतिहास पढ़ेंगे, या फिर पहले इतिहास कर लें? चलो देखो, तो हम पहले इतिहास कर लेते हैं। तो जींद में क्या था कि जींद, हड़प्पा काल के साक्ष्य मिले हैं जींद में। मैंने ये बताया आपको कि ना कोई खनन, ना कोई खुदाई, ठीक है, ना कोई खनिज। फिर बात करते हैं कि हड़प्पा काल में जींद में से क्या मिले थे? कुछ साक्ष्य मिले। तो वो कैसे मिले? कोई खुदाई, स्पेशल खुदाई भी नहीं हुई। तो हड़प्पा काल में जो साक्ष्य मिले वो क्या मिले हैं? तो वो क्या मिले हैं? मिट्टी के बर्तन। और वो मिट्टी के बर्तन भी कैसे मिले हैं? कृषि के टाइम पे। ठीक है, तो क्या मिले हैं हड़प्पा काल में साक्ष्य? क्या मिले हैं? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन कहाँ मिले? जींद में। ये चीज हो गई। अब आगे बात करते हैं महाभारत काल में। महाभारत काल में भी क्या है? जींद का जिक्र किया गया है, जींद का उल्लेख भी है महाभारत काल में। महाभारत काल में उल्लेख क्यों है? क्योंकि जो पांडव थे, पांडवों ने क्या किया था कि जो जयंती देवी है उसकी पूजा की थी। किस लिए महाभारत काल में उल्लेख? इसीलिए है, जो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो जयंती देवी है उसकी पूजा की थी किन्होंने? पांडवों ने। किस लिए? क्योंकि जो जयंती देवी है उनको जीत की देवी माना जाता है। महाभारत के युद्ध में उन्होंने जीतने के लिए क्या किया था? जयंती देवी की पूजा की थी। और जो जयंती देवी मंदिर आपसे पूछा जाता है कहाँ है, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? जींद में। ठीक है, महाभारत काल में क्या किया था? पांडवों ने पूजा की थी। किसकी? किसकी की? जयंती देवी की। क्यों की थी? युद्ध में जीतने के लिए।
क्लियर है? इसलिए महाभारत काल में उल्लेख मिलता है किसका? जींद का। चले आगे बढ़े। ये बात थी आपकी महाभारत की। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है वो देखिए, वो आप नोट बना के लिख सकते हो। तो वो क्या है कि जो हरियाणा में जितने भी महाभारत कालीन स्थल हैं उनको विकसित करने के लिए, जितने भी महाभारत कालीन स्थल हैं उनको विकसित करने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? केडीबी। केडीबी जितने भी महाभारत कालीन स्थल हैं उनको विकसित करने का कार्य कौन करता है? केडीबी। अब ये केडीबी क्या है? तो ये क्या है? कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड। क्लियर है? ये किसने स्थापित किया था? केडीबी की स्थापना किसने की थी? तो उस शख्स का नाम क्या था? गुलजारी लाल। कौन थे वो? गुलजारी लाल। फिर इन्होंने तो स्थापना की, कब की बात आती है? ये एक मिनट, गुलजारी लाल ने इनकी स्थापना की। कहाँ की इनकी स्थापना? तो उसका मुख्यालय कहाँ होगा? ब्रह्म सरोवर में। मुख्यालय कहाँ होगा? ब्रह्म सरोवर में। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? केडीबी का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। कौन होता है इसका अध्यक्ष? राज्यपाल। क्लियर है ये चीज? केडीबी क्या काम करता है? जितने भी महाभारत कालीन स्थल हैं उनको विकसित करने का काम कौन करता है? केडीबी। क्लियर है? जितने भी महाभारत कालीन स्थल हैं उनको कौन विकसित करता है? केडीबी। क्या है केडीबी? कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड। और इसकी किसने स्थापना की थी? गुलजारी लाल ने। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रह्म सरोवर में। और इसका जो अध्यक्ष कौन होता है? जो राज्यपाल होगा वो इसका अध्यक्ष होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, एक चीज और रह गया था। हमने सफीदो पढ़ा, उसका एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शहर है जिसको फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? उसका नाम तुगलकपुर कर दिया। ठीक है? ऐसा कौन सा शहर है जिसका नाम बदलकर फिरोज शाह तुगलक ने तुगलकपुर कर दिया? ठीक है? तो उस शहर का नाम क्या है? सफीदो। ठीक है? ऐसा कौन सा शहर जिसका नाम किसने चेंज किया? फिरोज शाह तुगलक ने। क्या रख दिया? फिरोज शाह तुगलक ने तुगलकपुर रख दिया। तो वो कौन सा शहर था जिसका नाम तुगलकपुर रखा? तुगलकपुर कर दिया। कौन सा शहर था वो? सफीदो। क्लियर है? सफीदो की कंप्लीट स्टोरी मैं आपको सुना चुकी हूँ। ये वही सफीदो है, सांप वाला सफीदो। क्लियर है? चलिए, ये थी हमारी केडीबी की बात। फिर एक बात आती है रियासत से, कि जो जींद रियासत थी, जींद में क्या थी? जींद रियासत। वो जींद रियासत क्यों पढ़ते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है? वो देखिए, हम करते हैं जींद रियासत की बात। जींद रियासत, तो जींद रियासत की स्थापना कब हुई? सबसे पहले ये आती है। तो उसकी स्थापना कब हुई? स्थापना की बात करें हम तो स्थापना कब हुई? 1763, 1763 में हुई। ठीक है? किसने की? राजा गजपत राय ने। कौन थे? राजा गजपत सिंह। स्थापना की किसने की? राजा। अब देखिए एक चीज, राजा
गजपत सिंह, इन्होंने स्थापना की। तो अब बताइए, स्थापना की है तो आप लोग कहोगे कि वो राजा तो होंगे ही, आपने नाम के पहले राजा क्यों लगा दिया इनके कि राजा गजपत सिंह? तो देखिए, इनको राजा की उपाधि दी गई थी, ठीक है, इसलिए इनके नाम के आगे राजा लगता है, राजा गजपत सिंह। अब बात आती है, उपाधि तो दे दी, पर इनको उपाधि दी किसने थी? तो किसने दी थी? शाह आलम ने इनको उपाधि दी थी। किसने? राजा की उपाधि दी थी। किसने दी थी? शाह आलम। शाह आलम ने उपाधि दी। तो कब दी वो उपाधि? 1772 में। कब दी थी शाह आलम ने इनको राजा की उपाधि? 1772 में। क्लियर है यहाँ तक? 1772 में इनको उपाधि दी। फिर क्या हुआ? गजपत सिंह ने एक किले का निर्माण करवाया। फिर इनकी मृत्यु की बात आती है कि गजपत शाह की मृत्यु कब हो गई? 1786 में। 1786 में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। फिर ये रियासत इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या सिर्फ हमें गजपत सिंह पढ़ना था? नहीं, ये रियासत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो 1857 की क्रांति हम पढ़ते आ रहे हैं, उस 1857 की क्रांति में जो ये जींद रियासत थी, इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसी वजह से हमें ये रियासत पढ़नी पड़ रही है आज, ठीक है। जींद रियासत ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े, अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ ऐसी दो रियासत और थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। जींद रियासत तो थी, उसके साथ साथ कौन सी थी? नाभा रियासत और पटियाला रियासत। कौन सी? नाभा रियासत और पटियाला रियासत। इन्होंने भी क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। क्लियर है ये चीज? चलिए, अब ये बात हो गई हमारे हिस्ट्री की। अब बात करते हैं जींद की किस किस राज्य के साथ, किस किस जिले के साथ सीमा बनाता है। तो जींद एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। क्यों? क्योंकि दिल है ना, हरियाणा का दिल क्या है? जींद है, तो उसके आसपास ही घूमते रहेंगे। इसलिए जींद क्या है कि सबसे ज्यादा जिलों के साथ राज्य बनाता है। कितने? 7 जिले हैं जिनके साथ जींद क्या करता है? सीमा बनाता है। तो चलिए हम वो जिले पढ़ते हैं। वो जिले कौन से हैं ये चीज देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए, कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है जींद? 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। पानीपत, रोहतक, नोट करो आप लोग, कितने जिले हैं? 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन से जिले आ जाते हैं उसमें? पानीपत, फतेहाबाद से शुरू कर लेते हैं। फतेहाबाद सबसे पहला। फिर क्या आता है हमारे पास? ऊपर से ले लो, हिसार, फिर रोहतक, रोहतक के बाद सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल, ठीक है। 7 जिले हो गई हमारे। फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, पानीपत, कैथल, ठीक है, और करनाल। फिर एक बात ये आती है कि दूसरा कौन सा ऐसा जो जींद जिला है वो किसी दूसरे राज्य के साथ भी सीमा बनाता है। तो किस किस के साथ सीमा बनाता है? तो आप हमेशा क्या पढ़ते आ रहे हो कि एक राज्य के साथ सीमा बनाता है, वो पंजाब एक जिले के साथ सीमा बनाता है। पंजाब के
कौन से जिले के साथ? संगरूर के साथ। ठीक है, आपने यही पढ़ा है कि संगरूर जिले के साथ सीमा बनाता है, लेकिन आप इंडिया का मैप उठा के देखिए, संगरूर के साथ साथ एक जिला और भी है जो पटियाला है, जिसके साथ जींद सीमा बनाता है। ठीक है, तो वो कौन से हैं? संगरूर और पटियाला। अगर आपसे हरियाणा के पूछे जाए कि हरियाणा के कितने जिलों के साथ जींद सीमा बनाता है, तो हैं 7। और अगर कुल पूछा जाता है कि कुल कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो होंगे 9, 8 नहीं होंगे। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो ये था हमारा जींद जिला। क्या रह गया? कुछ बचते हैं इसमें पर्यटन स्थल, वो देख लो। तो कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, वो है पांडु पिंडारा। एक तो बता देती हूँ मैं, थोड़ा वीडियो काफी लंबी हो गई है वैसे। पांडु पिंडारा इम्पोर्टेंट देख लो। पांडु पिंडारा क्या है कि इसे हरियाणा का लघु हरिद्वार भी बोला जाता है। ठीक है, पांडु पिंडारा को हरियाणा का लघु हरिद्वार भी बोला जाता है।